आज हमसे रूबरू है उषा चौधरी। आप महिला अधिकारों से जुड़ी है और इसके लिए बरसों से कार्य कर रही हैं। उषा जी, ये बताएं कि महिला और बालिका इनके अधिकारों के लिए ये कार्य आपने कब और कैसे शुरू किया? मैं खुद ही मतलब कि मैंने बचपन में जब देखा कि मेरे खुद के साथ काफ़ी सारे अत्याचार हुए, मेरे आसपास की महिलाओं को और मेरी मम्मी के जीवन में देखा। मैं खुद जब 14 साल की थी तो मेरी सगाई कर दी गई और एक तरह से मेरे शादी 2 महीने बाद होने वाली थी, ऐसे कहो कि बाल विवाह होने वाला था। तो इन सब सारी परिस्थितियों से निपटते हुए मुझे लगा कि लड़कियों और महिलाओं के अधिकार अभी काफ़ी दूर है और उन्हें बिल्कुल एक कठपुतली की तरह ये करो, ये खाओ, वो पहनो, और जब उनका परिवार वालों का मन हो जिसके साथ उनकी शादी कर दी जाए या बाल विवाह कर दिया जाए। तो इन सब परिस्थितियों से मैं खुद निकल रही थी और खुद अपने आसपास के माहौल को देख रही थी। तो मुझे लगा कि अरे, मैं तो इस परिस्थिति से लड़ के बाहर निकल गई हूँ। मैंने अपना बाल विवाह नहीं होने दिया और उस लड़ाई को लड़ी और अपनी पढ़ाई पूरी करी। तो मुझे लगा कि मुझे अन्य लड़कियों महिलाओं की आवाज़ बनना है, उनके साथ उनके अधिकारों के लिए काम करना है। तो आज से लगभग 20 साल पहले मैंने अपने इस काम की शुरुआत करी थी। उषा जी, ये बताएं कि ये जो संघर्ष किया आपने, आप बता रही थी कि 14 वर्ष की उम्र में आपका खुद का बाल विवाह तय हो गया था। ये संघर्ष आपने कैसे किया और इसमें क्या क्या रुकावटें आई? क्योंकि उस समय बिल्कुल भी अंदाज नहीं था कि मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। मैं खुद 10वीं क्लास की परीक्षा दी थी और अचानक, और मेरे पापा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में थे और एक तरह से मुझे अंदाज भी नहीं था क्योंकि मैं ग्रामीण परिवेश से हूँ, लेकिन मेरा जो पढ़ाई लिखाई है वो शहर में हुई है, चित्तौड़गढ़ में। तो मुझे बिल्कुल नहीं लगा था कि मेरे साथ ऐसा होगा। लेकिन गर्मी की छुट्टियों में जब गाँव में गए तो ननिहाल में ऐसे ही खेल रहे थे, कोई परिवार लोग आए बहुत सारे, तो लगा कि अरे ये तो शायद कोई मिलने वाले आए हैं। लेकिन उन्होंने चाय पानी वगैरह पीने के बाद अचानक मेरे को बुलाया और वो सारा जो रस्म होती है 5 मिनट में वो सारी रस्म करके चले गए। तो मुझे समझ नहीं आया कि ये मेरे साथ क्या हो गया। मैं काफ़ी रोई, काफ़ी गुस्सा हुई। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि ये लगता है कि लड़की रो रही है तो कोई बात नहीं, वो खुश है, और ये तो एक तरह का दुख है। सबने कहा कि इसको दुख हो रहा है कि इसकी सगाई हो गई है, अब ये परिवार से दूर जाएगी, तो इसलिए ये रो रही है। तो ये जो मिथ है लड़कियों के प्रति, वो मिथ भी काफ़ी भयानक था। लेकिन मैं किसी और कारण रो रही थी। फिर मुझे लगा कि ये लड़ाई शायद लड़नी पड़ेगी, मुझे इतनी आसान नहीं है। तो मैंने फिर वापस से छुट्टियों के बाद वापस से हम अपने चित्तौड़गढ़ आ गए और मैंने कहा कि मुझे नहीं जाना है। मुझे पता था कि मैं गांव जाऊंगी तभी शादी होगी, तो मैंने कहा मुझे नहीं जाना है और मुझे पढ़ाई करनी है। लेकिन मैं चूंकि घर में सबसे बड़ी थी, मेरे छोटे 3 भाई बहन थे। तो समाज परिवार में जब होता है कि अगर आपकी बड़े बच्चे की शादी टूटे या सगाई टूटे तो एक तरह से पूरा प्रभाव पूरे परिवार के ऊपर आता है। तो ये एक बहुत मेरी जिम्मेदारी हो गई कि अब मुझे ये करना ही है। तो मुझे जब मेरी मम्मी द्वारा बार बार यही दुहाई दी जाने लगी कि तुम्हें करिए, नहीं तो मेरे 3 बच्चों का क्या होगा, तुम्हारे भाई बहनों का क्या होगा। लेकिन मैं बचपन से मदर टेरेसा, विवेकानंद और ये राजा राम मोहन राय, इंदिरा गांधी, ये सब जीवनी पढ़ती थी। तो मुझे लगता था कि शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जिससे मैं अपनी ज़िंदगी बदल सकती हूँ। और जो ये अत्याचार की चेन है जो मेरी मम्मी की लाइफ में है या मेरे आसपास पड़ोस की लाइफ में है, इसको मैं तोड़ सकती हूँ। तो मुझे शिक्षा पूरी करनी थी। लेकिन ये बाल विवाह तो मैं शिक्षा पूरी नहीं कर सकती थी। तो मैंने जिद की कि मुझे पढ़ाई पूरी करनी, लेकिन किसी ने मेरी नहीं सुनी। इसके लिए जो चुनौतियाँ आई, काफ़ी आई। मैंने अपनी जो मुझे लगा कि मुझे कमाना पड़ेगा अब। तो मैं खुद 11वीं में पढ़ती थी और मैंने नर्सरी क्लास के बच्चों को स्कूल में पढ़ाना शुरू किया। आर्थिक रूप से मैं सक्षम अपने आप में हुई, तो 7 से 12 बच्चों को पढ़ाती थी। वहीं पे मैं अपनी स्कूल की ड्रेस ले जाती थी और स्कूल में ड्रेस चेंज करके मैं फिर खुद के स्कूल जाती थी। तो ये संघर्ष चला, लेकिन लगभग 5 साल ये संघर्ष चला। सब किसी ने नहीं माना कि ये मैं नहीं करूं, लेकिन बहुत दबाव आया, मुझे मार खानी पड़ी, एक तरह का काफ़ी बार पिटाई हुई कि मैं क्यों नहीं कर रही हूं, मुझे करनी, या मेरा किसी और लड़के के साथ अफेयर होगा। तो मैं अपने आप को खुद इतना मतलब कि बालों में तेल लगाना, चोटी बना के रखना ताकि कोई लड़का मुझे देखे नहीं, और देखे तो कहीं वो प्रपोज करे। मेरे घर वालों ने देख लिया तो वो कहेंगे कि अच्छा इसका इसके साथ अफेयर है, इसीलिए ये शादी नहीं कर रही है। तो मुझे क्योंकि
ये जो मेरे पढ़ाई, मुझे लगता था कि जब तक मैं एमए नहीं करूँगी तब तक मैं शायद कुछ ज़्यादा मुकाम हासिल नहीं कर पाऊँगी। तो मुझे किसी तरह से चुप रह के, मार खा के, संघर्ष करके, एक तो वो शादी नहीं, बाल विवाह नहीं करना था, और दूसरा मुझे मेरी पढ़ाई पूरी करनी थी। तो 12th के बाद मैंने फिर कॉलेज प्राइवेट किया, और सुबह से शाम तक मैं मतलब कि 6-7 बजे घर से निकल जाती थी, स्कूल में पढ़ाती, और उसके बाद मैं कोरियर पे काम करती, फिर कुछ ट्यूशन्स लेती थी। तो ये पूरा 6 बजे से रात को 10 बजे तक का समय चलता था। और ये इसलिए कि घर रहूँगी, वापस वही लड़ाई, वापस वही मारपीट, वापस वही मुद्दा, तो क्यों ना मैं अपने आप को बिजी रखूँ, तो अपना इकोनॉमिक भी इंडिपेंडेंट रहूँ और मैं अपनी पढ़ाई भी पूरी कर पाऊँ। तो ये 7 साल का मेरे एमए होने तक का एक लंबा संघर्ष चला, जो बहुत चुनौती भरा था। लेकिन पता नहीं कहाँ से वो हिम्मत आई, वो जज्बा आया, और कहाँ से ये आया कि मैं इस बाल विवाह को नहीं करना है। और सबसे बड़ी बात है, बहुत बार बहुत आसान होता है कि आप उस घर से भाग जाओ और अलग जाके संघर्ष करो, लेकिन मैंने कहा नहीं, ये रास्ता नहीं है, मेरे को यहीं रह के संघर्ष करना है, ताकि मैं अपनी ज़िंदगी तो बदल सकूं, लेकिन मेरी परिवार की अन्य लड़कियों की भी ज़िंदगी बदल सके, मैं एक अलग तरह की मिसाल बन सकूं। इसलिए वो लंबा संघर्ष 7 साल का बहुत चुनौती वाला रहा, लेकिन आज मैं खुश हूँ कि वो संघर्ष किया, तो आज मैं लड़कियों और महिलाओं के अधिकारों के लिए काम कर पा रही हूँ। और उसके बाद मैंने मेरी बहन का बाल विवाह नहीं होने दिया, और मेरे घर में, परिवार में अन्य लड़कियों का भी बाल विवाह नहीं हुआ। तो ये एक बहुत चुनौती थी। ये रेडियो लेक्सिटी हमसे रूबरू है उषा चौधरी। उषा जी, ब्रेक पर जाने से पहले हम बातें कर रहे थे आपके संघर्ष की, और इस संघर्ष में विजयी होने के सबसे पहले संकेत कब और कैसे मिलने शुरू हुए, और क्या बाद में घर वालों का रुख भी बदला? जब ये पूरा कई साल ये सगाई चली, और मैंने जब इस तरह का ये स्कूल में पढ़ाना और कोरियर पे काम करना और ये ट्यूशन पे पढ़ाना, ये जब मैंने काम शुरू किया, तो यहाँ से मुझे थोड़ी हिम्मत आई। मुझे लगा कि अब मैं ये लड़ाई पार कर सकती हूँ, जो मुझे पहले बहुत मुश्किल लग रही थी और चुनौती वाली लग रही थी। तो जब 6 बजे से लेकर 10 बजे तक मैं बाहर रहने लगी और ये सारा नौकरी करने लग गई, तो उससे मुझे काफ़ी हिम्मत आई, और उससे मुझे एक सकारात्मक ऊर्जा भी आई, और सकारात्मक नतीजे भी दिखने लग गए कि कुछ समय के बाद वो धीरे धीरे वो मुद्दा कम होने लग गया, और वो एक तरह से सगाई टूटने के कगार पर आ गई। फिर लड़के वालों ने भी सोचा कि अब ये बहुत लंबा चल रहा है, लड़की तो नहीं मानने वाली है, तो फिर उन्होंने खुद ने ही उस सगाई को एक तरह से तोड़ दिया कि अब हम इसको तोड़ते हैं। तो ये इस तरह से जब पॉजिटिव संकेत आने लग गए, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर जो मैं जिन के यहाँ ट्यूशन पढ़ाती थी या जिनके यहाँ कोरियर पे काम करती थी, उन लोगों द्वारा भी, उन भाभीयों द्वारा भी मुझे काफ़ी सपोर्ट मिलता था। वो कहती थी कि ठीक है, कोई बात नहीं, तुम इतना जल्दी घर से निकली हो, यहीं पे रह के खाना खा लो, ये बच्चों को मेरे पढ़ाओ, मेरे बच्चे तो आपसे ही पढ़ेंगे और किसी से मैं बच्चे नहीं पढ़वाऊंगी। तो ये जो सकारात्मकता थी, ये काफ़ी बढ़िया थी। मेरे भाई बहनों का जिस तरह से मुझे सपोर्ट मिलने लगा, उन्होंने भी मुझे कई बार, मेरी मम्मी जब काफ़ी सारा मेरे साथ बातचीत करके झगड़ा होता था, तो मेरे भाई बहन भी मेरे सपोर्ट में खड़े होते थे। उन्होंने कहा कि ठीक है, इनको नहीं करनी है अभी शादी, तो आप इनका कोई ज़बरदस्ती मत करिए, और अगर इनके कारण हमारी शादी नहीं होगी तो कोई बात नहीं, हम फिर चारों बहन भाई ऐसे रह लेंगे, लेकिन आप हमारे कारण इनके ऊपर किसी तरह का दबाव मत डालिए। तो ये काफ़ी एक सकारात्मक जो बातचीत है या सकारात्मक संदेश है, मुझे मिलने लग गया। और फिर जब मेरी एमए हो गई थी और मुझे लग रहा था कि ठीक है, ये मैंने स्कूल का काम करती हूँ, पढ़ाती हूँ, कोरियर करती हूँ, और इसी दौरान मेरी एक सहेली ने मिलकर के, हमने जो वाल्मीकि समुदाय के बच्चे होते हैं, वो बच्चे पढ़ते नहीं थे, तो हम दोनों ने मिलकर उनके लिए स्कूल भी खोला। हमें लगा कि ये सब काम इस तरह का करना चाहिए, इन बच्चे समुदाय के बच्चों को पढ़ाना, तो वो स्कूल खोला। और उसके बाद जब एमए हो गई, तो एक बार मुझे लगा था नहीं, मुझे कुछ और करना है, अब मुझे किसी और मंजिल पर पहुंचना है। मैं तो अपनी लाइफ में एक तरह का अपनी बाल विवाह को रोकने में सक्सेस हो पाई हूँ, और मेरी पढ़ाई को पूरा करने में सक्सेस हो पाई हूँ। तो ऐसी बहुत सारी लड़कियां हैं और महिलाएं हैं जो चाहती है कि अपनी ज़िंदगी को बदल सके, अपने बाल विवाह को रोक सके, अपने ऊपर होने वाले अत्याचारों को रोक सके, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद वो ऐसा नहीं कर पाती है। तो अब
मेरी जिम्मेदारी है कि मैं कैसे उन लड़कियों महिलाओं के लिए काम करूं। तो इसी दौरान मैंने अखबार में एक ऐड देखा कि एक संस्था में लड़कियों और महिलाओं के मुद्दों पे काम करने के लिए एक फील्ड कार्यकर्ता की आवश्यकता है, और वो उदयपुर में था। तो फिर मैंने इंटरव्यू दिया और वहाँ से मेरा सिलेक्शन हो गया। घर वालों ने बिल्कुल मना कर दिया, लेकिन ये भी एक लंबी लड़ाई थी। फिर इस लड़ाई को भी जीत करके मैंने वो जॉब ली उदयपुर में। तो यहाँ से मेरे पंखों को उड़ान मिल गई, और जो मैं करना चाहती थी वो एक आसमान मेरे लिए खुल गया। उषा जी, ये बताएं कि उसके बाद जीवन में ये सगाई, ये विवाह टूटा अलग मुद्दा है, लेकिन बाद में जीवन में अकेले रहकर ही संघर्ष करने की ठानी, या सोचा कि मुझे कभी न कभी किसी से विवाह करना ही है? ऐसा होता है कि जब आप बहुत सारी यात्राएं करते हो अलग अलग चुनौतियों को लेकर के, अलग अलग कार्यों को लेकर के, तो जब यहाँ से इस कार्य की शुरुआत हुई, और ये लगभग 99 की बात है, तो उसके बाद काम में इतना रम गए कि लगता रहा कि अरे यही काम बढ़िया है, और यानी काम से शादी कर ली। ये काम से शादी कर ली। और ये भी है कि बहुत फिर मुझे लगने लग गया कि परिवार और शादी, क्योंकि अपने आप में शादी एक चीज़ नहीं है ना, शादी के साथ आपकी बहुत सारी जिम्मेदारी आती है, और जिसको करना आपका एक कर्तव्य बन जाता है उसको पूरा करने के लिए। तो मुझे लगा कि अगर मैं इस तरह की बंधन में जाती हूँ तो मुझे एक साथ और बहुत सारी जिम्मेदारियां लेनी होगी, जिसके कारण मैं अपनी जो ये जिम्मेदारी है इसके साथ शायद न्याय नहीं कर पाऊंगी, और अगर इसके साथ न्याय करूंगी तो शायद मैं जो शादी वाला जीवन या परिवार है शायद वहाँ मैं न्याय नहीं कर पाऊंगी। तो इसलिए मैं इधर ही रमती गई और मुझे अच्छा लगने लग गया। उषा जी, बाद में आपने जब ये कार्य शुरू किया समाज सेवा का, ये बताएं कि आप खुद तो बाल विवाह से निकल गईं, और जो भी महिलाओं के दबाव होते हैं जिनका आपने खुद ने सामना किया, हो सकता है आप उनसे मुक्त हो पाई, लेकिन इतने सालों बाद क्या समाज की स्थिति बदली है? आप जैसी लड़कियां अभी भी और हैं, और अगर हैं तो उनकी संख्या समाज में बढ़ी है या घटी है? मुझे ऐसा लगता है कि जो स्थितियां हैं काफ़ी बदली है। अगर हम बात करें कि आज से 30 साल पहले की, या मैं जब अपने संघर्ष की बात करूं 20 साल पहले की, तो 20 साल में और आज में काफ़ी अंतर है। लेकिन दोनों पहलू हैं, बदलाव भी काफ़ी है। अगर हम शहरों में देखें, उदयपुर की बात करें, जयपुर की बात करें, जोधपुर की बात करें, या बॉम्बे दिल्ली की बात करें, मेट्रो सिटीज़ की बात करें, तो वहाँ पे काफ़ी बदलाव दिखेंगे। हम देखेंगे कि लड़कियाँ स्कूल्स में, कॉलेज में पढ़ रही हैं, अलग अलग तरह की प्रतियोगिता में भाग ले रही हैं। लेकिन काफ़ी तबका अभी भी हमारा ऐसा है, अगर हम कहें कि ये बदलाव 30% लड़कियों के परिवारों तक ही आ पाया, लेकिन अभी भी 70% के आसपास ऐसी लड़कियाँ, महिलाएँ हैं जो इन बंधन से अब भी संघर्ष कर रही हैं। आज भी मैं जब काम करती हूँ, गांव में जाती हूँ और लड़कियों महिलाओं के साथ मीटिंग करती हूँ या उनके मुद्दे हल करती हूँ, तो मुझे लगता है कि अरे ये तो शायद 20 साल पहले वापस, ये जो उषा एक आज 20 साल पहले जिस स्थिति पे खड़ी थी, आज रीना तो उसी स्थिति पे खड़ी है। आज उसकी भी पढ़ाई छूट रही है। मेरी तो 10वीं में थी, लेकिन उसकी तो 8वीं के बाद छूट रही है। मैं 14 साल में थी, लेकिन उसकी तो 10 साल में बाल विवाह करने की तैयारी हो रही है। तो ऐसी सारी चीज़ें अभी भी समाज में व्याप्त है। अभी भी हमारा जो बाल विवाह का हमारे राजस्थान का है 30 नंबर है पूरे देश में, और दुनिया की बात करें तो दुनिया में भारत ऊँचे नंबर पर है, और झारखंड, बिहार के बाद राजस्थान 3 नंबर पर बाल विवाह की स्थिति में। तो ये काफ़ी भयानक आंकड़े अब भी है। और जो अत्याचार की बात करें वो भी अलग अलग रूपों में हुआ है। जहां तक महिलाएं, लड़कियां बाहर निकल रही है, नौकरी कर रही है, अपना कैरियर बना रही हैं, लेकिन जो अत्याचार के स्वरूप है वो अलग अलग तरह से अपने पैर पसार रहे हैं। कुछ पुराने हैं जो हो रहे हैं, कुछ नए अपने पैर पसार रहे हैं। तो स्थितियां बहुत बदली है, लेकिन स्थितियां खराब भी काफ़ी ज़्यादा हैं, जिस पे हमें लगता है कि हमें और काम करने की ज़रूरत है, और हम सबको मिलकर के अलग अलग तरह के प्रयास करने की ज़रूरत है। और जहाँ लड़कियों महिलाओं की मानसिकता बदली है, लेकिन जो समाज है या पुरुष हैं या जो लड़के हैं, उनकी भी मानसिकता हमें उतनी ही बदलने की आवश्यकता है। इस समाज की जो पूरी मुख्य धारा है उनको बदलने की ज़रूरत है। उषा जी, 2 चीज़ें हैं। सरकार के स्तर पर या कानूनों के स्तर पर बहुत सारे बदलाव हुए हैं, बहुत सारे सकारात्मक बदलाव हुए हैं। बाल विवाह अगर कहीं होता भी है तो उसके लिए बड़े सख्त कानून है, और सूचना भी मिले तो त्वरित कार्रवाई होती है। ये एक चीज़ जो अधिकार या ऑफिशियली जो चीज़ें आती है। दूसरी बात ये है कि महिलाओं के स्तर पर भी इस देश ने बहुत विकास किया है। यानी आज़ादी 1947 से लेकर आज आप देखेंगे तो महिलाएं लगभग हर क्षेत्र में, प्रशासन में देखिए, पुलिस में देखिए, हर जगह
महिलाएं प्लेन भी उड़ा रही हैं, तो महिलाओं ने भी संघर्ष किया है और इन चीज़ों से लड़कर वे आगे बढ़ी हैं, यानी समाज के सामने वे एक उदाहरण भी बनी है। दोनों स्तर पर काम हुआ, फिर भी अभी भी ऐसे इतने सारे मुद्दे हमारे देश में मौजूद हैं, महिलाओं के संघर्ष के और महिलाओं को दबाने के, बाल विवाह के। इनके क्या कारण हैं आपके हिसाब से? बिल्कुल सही बात है कि आज हर स्तर पे देखें हम, टॉप से डाउन और डाउन से टॉप, ऐसा कोई भी एरिया नहीं है जहाँ पर महिलाएं अपनी पहचान नहीं बना रही है या ऊंचे से ऊंचे पदों पर महिलाएं पदस्थापित हैं। जो जहाँ तक अगर हम कारणों की बात करें तो क्योंकि जो समाज की मानसिकता है, जो महिलाओं को दोयम दर्जे का मानना है या अभी तक भी महिलाओं को दूसरा नागरिक मानते हैं, इस मानसिकता में हमें लगता है कि कहीं ना कहीं बहुत बदलाव करने की आवश्यकता है। ये मानसिकता है कि महिलाओं की एक सीमा है, महिला उस सीमा तक ही महिला को काम करना चाहिए। महिला नौकरी करेगी या नहीं करेगी ये शादी के बाद ससुराल वाले तय करेंगे, या शादी में दहेज कितना जाएगा ये भी ससुराल वाले तय करेंगे। किस तरह की नौकरी करेगी महिलाएं ये भी एक समाज तय करेगा। आप देखिए कि बहुत सारी नौकरी इस तरह की हैं कि जैसे टीचर, हर एक परिवार को अगर कोई महिला टीचर बनना चाहे, किसी परिवार को दिक्कत नहीं होती है, चाहे वो प्राइवेट टीचर बने चाहे वो सरकारी टीचर बने, क्योंकि उनको लगता है कि एक फिक्स टाइम की नौकरी है, एक स्कूल में बैठ के पढ़ाना और वापस वो अपने घर आ जाएंगी, साथ ही साथ इतनी सारी छुट्टियां हैं जो वो सब भी मिलेगी। तो क्योंकि जो समाज ने बांधा है महिला को, उसको पारिवारिक जिम्मेदारी उसका फर्स्ट बांधा है कि बच्चे, सास ससुर, घर परिवार, समाज, रीति रिवाज, ये महिला पहले निभाए। तो अगर इनको निभाने के बाद अगर कोई नौकरी वो कर सकती है छोटी मोटी, तो वो फिर करे। तो ये एक जो मानसिकता है, इसको हमें लगता है कि हम इसको बहुत बदलने की ज़रूरत है कि लड़कियों के जन्म पे दुख मनाना और लड़कों के जन्म पे थाली या ढोल बजाना, या लड़कियों के लिए बहुत सारी अलग अलग तरह की चीज़ें करना। आप देखिए कि मेवाड़ में भी बहुत सारे व्रत लड़कों के लिए होते हैं, यहाँ पे उपछठ होती है या होई होती है या एक बच बारस होती है, या अगर हम कहें कि करवा चौथ की बात है, तो ये सारे व्रत इस तरह के हैं जो कहीं ना कहीं पुरुषों और लड़कियों के लिए होते हैं। आप देखिए कोई ऐसा व्रत है जो लड़कियों के लिए हो, कोई ऐसा व्रत है कि जो लड़की को अच्छे सम्मान पाने के लिए हो। तो ये सारी कहीं ना कहीं उसी मानसिकता को हमें दिखाता है समाज की कि आज भी लड़की महिला वही है। आप देखेंगे कि पढ़ाई बढ़ी है, नौकरियां बढ़ी है, लड़कियां हर स्थानों पे हैं। और आप, अगर मैं एमबीए कर रही हूँ, आप एमबीए कर रहे हो, तो हम दोनों की फीस भी बराबर ली जाएगी। जो कॉलेज वाला ये थोड़ी कहेगा कि आप लड़की हो इसलिए मैं आपकी फ़ीस 50% कर देता हूँ और आप पुरुष हो तो आपकी मैं 100% लूँगा, फीस बराबर है। लेकिन जब शादी होती है, दहेज तो आज भी लड़की वालों को ही देना पड़ता है, चाहे आप एमबीए हो चाहे एमबीबीएस हो। ये कहीं ना कहीं मानसिकता है। या जो बड़े भारी रिसेप्शन जो हैं, जो लड़की वालों पे एक तरह का दबाव होता है कि बड़े भारी रिसेप्शन की जाए और भाई बारातियों की बड़ी सी खातिर की जाए। और पहले तो चलो एक खाट पे रख के दहेज को दे देते थे, आज तो मैंने देखा है कई शादियों में कि गाड़ी और कई चीज़ें वहाँ पे अगर कार दे रहे थे तो वहाँ पे सजाई जाती है रिसेप्शन के पास में। तो ये मानसिकता जब तक नहीं बदलेगी कि ये खाली ब्यूटी की बात नहीं है या खाली घर परिवार की बात नहीं है, ये एक तरह के बराबरी के इंसान होने की बात है, ये एक बराबरी के सम्मान की बात है या बराबर अवसर देने की बात है। मैं नौकरी करूं या नहीं करूं, मैं अपने परिवार को किस तरह से रखूं, ये बात है। पुरुष भी नौकरी करता है लेकिन वो परिवार की जिम्मेदारी अपनी ठीक से निर्वाह करता है, ऐसे महिला भी करती है। तो मुझे लगता है कि इन सामाजिक रूढ़ियों को, परंपराओं को, रीति रिवाजों को जो महिलाओं को दूसरे दर्जे का नागरिक बनाते हैं, इस सोच को कहीं ना कहीं तोड़ना पड़ेगा, इस सोच को कहीं ना कहीं शुरुआत करनी पड़ेगी, तब जाके स्थितियां होगी। क्योंकि कानून बन गए हैं, पॉलिसीज़ बन गई हैं, योजनाएं बन गई हैं और रिजर्वेशंस भी महिलाओं के लिए हो गए हैं, लेकिन ये मानसिकता एक तरफ है जिसको तोड़ने की बहुत आवश्यकता है। उषा जी, आप खुद महिला हैं, आप इस स्थिति के लिए महिलाओं को भी क्या दोषी मानती हैं? ये बड़ा आपने एक सवाल जो हर कोई कहता है, बहुत बार बहुत सी बातों में ये सवाल उठाते हैं कि महिला महिला की दुश्मन है या महिला दोषी है। तो मुझे ये आपसे भी और सभी से यही कहना होता है कि क्योंकि महिला भी समाज से अलग नहीं है, महिला भी इसी परिवार का, इसी समाज का एक हिस्सा है
और उसके ऊपर भी अलग अलग तरह के प्रेशर्स रहते हैं, चाहे वो प्रेशर परिवार के कहो या किसी भी तरह के कहो, तो उन प्रेशर को उसको ही रहना पड़ता है। और आप देखिए कि समाज में महिला को कहा जाता है कि ठीक से वो रखे संभाले। जैसे अगर मैं अपनी बात करूं कि अगर मैं जब बचपन में मैं अगर घर से बाहर जाती थी तो मेरी मम्मी बोलती थी पापा के आने से पहले आ जाना, नहीं तो पापा आके मुझे भी डांटेंगे और तुम्हें भी डांटेंगे। तो ये जो प्रेशर है ये एक अलग तरह का प्रेशर। या महिला या एक सास कहेगी कि भाई तुमने अपने ससुर से घूंघट क्यों नहीं निकाला, क्योंकि ससुर तो कभी सास को बहू को सीधा नहीं बोलेगा, वो सास को ही बोलेगा कि भाई घूंघट नहीं निकाला। या मैं अगर अपने घर से लेट आती हूँ तो मेरे पापा मेरी मम्मी को ही डांटेंगे और मेरी मम्मी फिर मुझे डांटेगी। तो ये जो पूरा प्रेशर है, या महिला घर में बहू कैसे रहनी चाहिए, घर में बेटी कैसे रहनी चाहिए, ये जिम्मेदारी माँ को दी जाती है कि माँ संभाले। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो मुझे लगता है कि महिलाएं भी समाज का हिस्सा है। महिला भी उसी रीति रिवाज, उसी बंधनों, उन्हीं सब चीज़ों से बंधी है। वो भी उसी पैट्रियार्कल सोसाइटी की मानसिकता को लेके चलती है। तो कहीं ना कहीं ये सबकी देन है। मैं मेरी बातचीत में कहीं भी ये नहीं बोल रही हूँ कि इस सब स्थिति के लिए लड़के पुरुष दोषी है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो समाज है या समाज ने जो नियम बनाए हैं कि महिला ये करेगी और पुरुष ये करेगा, जो कैटेगरी हम दोनों के लिए बना दी गई, जो बॉक्स हम दोनों के लिए बना दिए गए, वो कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं और वो सदियों से आ रहे हैं और उसको आप और मैं दोनों ही फॉलो करते हैं और समाज भी फॉलो करता है। तो कोशिश यह है कि हम सबको उसको तोड़ना पड़ेगा। उषा जी, दक्षिणी राजस्थान में महिलाओं की बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन खास कौन से मुद्दे हैं जो आपकी नज़र में हैं जिनको एड्रेस किया जाना ज़रूरी है? एक तो मुझे लगता है कि अगर हम अपने दक्षिण राजस्थान की बात करें तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है, वो है डायन प्रथा का। क्योंकि चाहे प्रॉपर्टी की खातिर हो या अन्य कहीं और चली जाए, ये सारे मामलों के कारण महिलाओं को, वृद्धाओं को जो डायन कह करके अंधविश्वास के चक्कर में या प्रॉपर्टी के चक्कर में जो पीट पीट के मार दिया जाता है। आप आए दिन देखेंगे राजसमंद में, कई अन्य बहुत सारे स्थान ऐसे हैं जो महिलाओं को पीट पीट के मार दिया जाता है या उसको गधे पे घुमाया जाता है। इस तरह की कई घटनाएं हैं जो जिनके पति की डेथ हो जाती है, उन महिलाओं के साथ इतना अत्याचार होता है। तो एक बड़ा मुद्दा है डायन प्रथा का। दूसरा बड़ा मुद्दा है कि जो नाते का है। नाता एक तरह से, मैं दो तरह से नाते को देखती हूँ। एक नाता इस तरह से मैं देखती हूँ जहाँ महिला अपनी चॉइस से चली जाती है कि ठीक है, क्योंकि ये उसकी आज़ादी है, वो अगर उस पति के साथ ठीक नहीं सेट हो रहा है तो वो दूसरी जगह अपना जीवन निर्वाह कर सकती है। तो वो नाते की एक तरह की प्रथा है, या समाज द्वारा, परिवार द्वारा उसका राजीनामा अलग अलग करके उनका विवाह विच्छेद कर दिया जाता है, फिर वो नाते चल जाते हैं। वो ठीक बात है, लेकिन कई बार ये नाता ज़बरदस्ती परिवारों के द्वारा, पैसों के लालच के द्वारा किया जाता है। वो नाता एक तरह से महिलाओं के लिए ठीक नहीं है। या अगर मैं अपनी मर्जी से चली गई तो फिर मेरे ससुराल द्वारा जो मेरा वर्तमान पति, उससे जो पैसा लिया जाएगा या उसके साथ जो मारपीट होगी, ये एक दूसरा जो मुद्दा है, मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा मुद्दा है। तीसरा है कि धीरे धीरे, पहले दक्षिण राजस्थान में आदिवासी लड़कियों को, क्योंकि आदिवासी परिवारों में, समुदाय में लड़कियों का काफ़ी सम्मान होता है और वहाँ दहेज प्रथा ये सब नहीं है जो हमारे मध्यम समाज में एक तरह का कलंक है। तो उनका सेक्स रेशो, मैं डूंगरपुर की बात करूं तो 1000 लड़कों पे 1065 लड़कियां थी। लेकिन धीरे धीरे जैसे मध्यम वर्ग का ये आंकड़ा, लिंगानुपात गिरता गया है, उसी तरह से जो हमारा दक्षिण राजस्थान का लिंगानुपात भी एकदम से फॉल डाउन हुआ है, 1000 से भी नीचे चला गया। इसका क्या कारण है? इसका भी यही कारण है कि जो धीरे धीरे परंपराएं हैं, या ये जो हमारी मध्यम समाज की जो परंपराएं, वो धीरे धीरे आदिवासी समुदायों पर या हमारे ST/SC समुदाय पर भी वो बढ़ती जा रही है। वो एक है, या मशीनों का जो प्रभाव है, सोनोग्राफी मशीनों का या छोटे छोटे क्लिनिकों का जो प्रभाव है, वो उन पर बढ़ता जा रहा है और उसके कारण हमारा यानी अवैध रूप से भ्रूण हत्या भी कहीं शामिल है। मतलब मैं इसको भ्रूण हत्या नहीं बोलूंगी, मैं इसको बोलूंगी कि सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शन की बात है, सेक्स सिलेक्शन की बात है कि सेक्स सिलेक्शन किया जा रहा है कि मुझे लड़का चाहिए या लड़की चाहिए। तो वो जो है कि वो सेक्स सिलेक्शन एक तरह से खराब है। या फिर हम कहें कि कई सारी बात है कि जैसे बहुत बार आप कहते हैं कि बच्चों के 2 बच्चों की नीति है सरकार की, तो उसके कारण भी बहुत बार मुझे तो बच्चे 2 ही चाहिए, तो एक तो लड़का
होना ही चाहिए। तो अगर बड़ी लड़की हो गई तो दूसरा तो लड़का होना ही चाहिए। तो इस तरह की कई सारी नीतियाँ, तो ये जो एक घटता लिंगानुपात है, ये एक तीसरा मुद्दा यहाँ के लिए लगता है। और अभी आए दिन जो मारपीट की, हिंसाओं की जो घटनाएं बढ़ रही है, वो भी चौथा बड़ा मुद्दा मुझे यहाँ के दक्षिण राजस्थान के लिए लगता है। बाकी मुद्दे तो जो हमारे देश में चाहे बलात्कार के हो, छेड़छाड़ के हो, यौन हिंसाओं के हो, या दहेज प्रथा है, ये सारे मुद्दे एक तरह से बात है। उषा जी, जाते जाते तमाम लोगों को संक्षेप में क्या सुझाव देंगी जिससे हमारा समाज स्वस्थ बने, सुंदर बने, अच्छा बने, और महिलाएं और पुरुष यूं तो प्राकृतिक रूप से अलग हैं लेकिन सम्मान की दृष्टि से बराबर हों? मुझे लगता है कि महिला, पुरुष, लड़का या लड़की, ये सब एक समाज का हिस्सा है, और इनके किसी एक के बिना भी परिवार नहीं चलेगा। और ये सोचे कि अपना अगर एक अंग बीमार हो जाए तो पूरा बॉडी स्वस्थ नहीं रह पाएगी। तो उसी तरह से लड़कियां, महिलाएं, पुरुष और लड़कों, सबको मिल करके एक तरह का हमें लगता है कि एक दूसरे का सम्मान करने की ज़रूरत है, एक दूसरे को अवसर देने की ज़रूरत है। और जो ये सारी परंपराएं, रीति रिवाज है जो एक दूसरे को दबाने की है, इन रीति रिवाजों को एक तरह से तोड़ने की ज़रूरत है। और हम घर परिवार से लेकर के, क्योंकि शुरुआत घर परिवार से होती है, तो घर परिवार से ये सम्मान की बात करें, और फिर हमारे सार्वजनिक स्थान, कार्यस्थल, और जो भी हमारे स्कूल या शैक्षणिक स्थान, इन सब स्थानों पर हम वो बराबरी का माहौल दें। और वो शुरुआत हम अपने घर परिवार में, अपने बच्चों से, अपने परिवार से करें। तो इससे हमारा समाज जो है एक स्वस्थ समाज बनेगा, और स्वस्थ समाज ही एक तरह से किसी भी मुद्दों के लिए एक तरह से अग्रणी रहता है। तो ये मेरा एक सुझाव है कि हम अपने घर परिवार से ये शुरुआत करें। उषा चौधरी जी, आपका हृदय से आभार।